नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और ठंड में अपना ठीक से ख्याल रख रहे होंगे। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। इतनी बड़ी मात्रा में संसद का निलंबन क्या दिखाता है? ये हमारे समाज का नैतिक पतन को दिखाता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पोस्ट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एक पहले के नेता हुआ करते थे, एक आज के नेता हैं। ठीक है, एक पहले के नेता हुआ करते थे, एक आज के नेता हैं। कितना अंतर हो गया है समाज में। देखिए, आप लोग लाल बहादुर शास्त्री को तो जानते ही होंगे। शास्त्री जी को जब वो रेल मंत्री थे तो उसके समय रेल दुर्घटना हुआ था। वो इस्तीफा दे दिए थे रेल मंत्री से, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मेरे रेल मंत्री रहते हुए रेल में दुर्घटना होती है तो कहीं न कहीं ये मेरे अंदर कमी है। ठीक है, हम पहले क्यों नहीं इन चीज़ों को देखें? यानी मेरी वजह से उतने लोगों की जान गई है। वो अपने आप में आत्मग्लानि महसूस करते थे पहले के नेता। ठीक है, चाहे किसी भी पोस्ट पे रहे, चाहे नेता रहे या ऑफिसर रहे या अधिकारी रहे, जो भी रहे। ठीक है, लेकिन एक आज का समाज है, कितना परिवर्तित हो गया है समाज। ठीक है, पैसे के होड़ में कोई किसी का नहीं रह गया इस समाज में। एक पहले का समाज, एक आज का समाज। याद कीजिए, आप लोग जब छोटे छोटे थे, हम लोग जब छोटे थे, तो उस समय का समाज को जब कभी कभी याद करते हैं तो लगता है कि कितना चेंज आ गया है। ठीक है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। पैसे की होड़ में लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। ठीक है, और हम एक दिन आपको बोले थे कि इस समाज पे एक शायर ने बहुत ही गहराई से व्यंग किया है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कही है कि ज़मीनों को आसमानों से मिलाने वाले, ज़मीनों को आसमानों से मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाते हैं रिश्ते ही बुरे वक्त पर। अब तो मर जाते हैं रिश्ते ही बुरे वक्त पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। क्या आज के समाज में कोई रिश्ता, कोई चीज़ें नहीं रह गया है। नैतिकता समाज में है ही नहीं। ठीक है, यानी कि पहले के लोगों में कितनी नैतिकता थी। हम बात किए थे कि प्राचीन काल में अपने देश में मेगास्थनीज आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे देश के घरों में ताला नहीं लगा करता है। फाहियान भी कहते हैं कि हमारे घरों में ताला नहीं लगा करते थे। क्या मतलब है? मतलब ये है कि लोगों में नैतिकता थी। आप याद कीजिए ना, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग ग्रामीण परिवार से हैं। जो शहर से होंगे शायद वो महसूस नहीं किए होंगे, जिनका जन्म शहर में हुआ होगा। लेकिन हम लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, तो हम लोगों ने देखी है इन चीज़ों को कि पहले हम लोगों का जो आसपास में घर हुआ करता था, बांस का एक पर उसको हम लोग जाफड़ी कहते, तो उसका फरकी लगाया जाता था घर में। अच्छे तरीके से गेट नहीं होता था, हर चीज़ें खुले चीज़ों में रखा जाता था। लेकिन आज देख लीजिए, आज क्या है, जितना बड़ा लोगों का घर नहीं है उतना बड़ा ताला और उतना बड़ा लॉकर, उतनी बड़ी गेट लग गया है। ये क्या दिखाता है? ये हमारे समाज के नैतिक पतन को दिखाता है। समाज में किसी को किसी से मतलब नहीं दिखाता है। यानी समाज में जो सामाजिक बंधन है, इसके पतन की ओर जा रहा है ये समाज, ये दिखाता है। ठीक है, मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो इतिहास में समाज का भी अध्ययन करना होता है। तो इन चीज़ों को बताना मेरा एक दायित्व भी है एक शिक्षक के नाते। हालांकि मैं कभी शिक्षक नहीं हूँ, एक तो छात्र ही हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना कितनी अच्छी सौभाग्य है। पढ़ाई के साथ पढ़ाना अच्छा लगता है कि दोनों चीज़ों की भूमिका निभा रहे हैं हम। तो लगता है कि जब हम पढ़ते हैं तो एक छात्र बन जाते हैं, पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक बन जाते हैं। तो दोनों की भूमिका निभाना, बहुत ये चीज़ें होती है। हम आपको गहराई से उन चीज़ों को महसूस करा पाते हैं, यही अंतर होता है। चलिए, हालांकि हम लोग भारत का सामान्य परिचय में अब चलते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत का सामान्य परिचय में। हम लोग पूरे भारत को देख लिए थे। भारत कितना बड़ा भारत है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 2 द्वीप समूह है भारत के पास, 7 राज्य देश से स्थल सीमा साझा करती है न।
हम लोग 5 देश जो है कि मतलब ये जलीय सीमा साझा करती है, ये चीज़ें हम लोग देखे थे। तो अब आज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भारत में जो है अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या है। अगर जैसे हम बोलेंगे कि भारत का देशांतरीय स्थिति, ठीक है, अगर हम बोलें कि भारत का मान लीजिए ये देशांतरीय स्थिति जो है, देखिए अगर हम बोलेंगे कि भारत का देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट है। अगर हम बोलेंगे भारत का देशांतरीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट है, 6 मिनट है, तो इसका मतलब क्या है, ये अक्षांश और देशांतर क्या है, ठीक है, इसको ठीक से समझना है। देखिए, और ये क्यों खींचा गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। उसके बाद भारत का समय रेखा क्या है, जो 82.5 डिग्री समय रेखा है, ये क्या है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं आज, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग पृथ्वी अक्षांश और देशांतर रेखा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी को पहले आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम खींच देते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में बहुत सारा देश है ना। और पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, जिस भी स्टेट में, जिस भी जिला में, क्या उस स्टेट को पूरा घूमे हैं ठीक से? नहीं, बहुत बड़ा है। उसी प्रकार इंडिया बहुत बड़ा है, तो सोचिए पृथ्वी कितना बड़ा है, पहले ही बता चुके हैं, बहुत बड़ा है। तो अगर हम किसी देश में एग्जैक्ट जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे? उसका लोकेशन जान के। लोकेशन कैसे काम करता है, बस यही चीज़ों को समझना है। देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पे 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई है, जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है। एक रेखा है, इसमें जो रेखाएं खींची गई है देशांतर रेखा, पृथ्वी पे लंबवत जो खींची गई है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से जो लंबवत रेखाएं खींची गई है पृथ्वी पर, इसको देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर इस प्रकार से जो रेखा खींची गई है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए एक होता है अक्षांश रेखा, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो क्षैतिज रेखा खींचा गया है, क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई है पृथ्वी पर, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये इस प्रकार से अक्षांश रेखा, ये काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? ये काल्पनिक रेखा है, इसको समझिए थोड़ा सा। तो क्या क्या समझना है हमको? देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, ठीक है। जो क्षैतिज खींचा गया है इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक। इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, जो लंबवत खींची गई है, देशांतर रेखा। तो पहले हम लोग अक्षांश रेखा को समझते हैं, फिर देशांतर रेखा को समझेंगे, ठीक है। देखिए फिर एक एक करके लिंक कर लेंगे। देखिए अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? सबसे पहला बात, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, रुक जाइए। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, तो अक्षांश रेखा उसे कहते हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान, यहाँ पे किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, किसी स्थान की पृथ्वी के, किसी स्थान के पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं, या अक्षांश कहलाती है। क्या मतलब? यानी कि पृथ्वी पे ऐसे करके भी रेखा खींची गई है, ठीक है, ऐसे करके भी रेखा खींची गई है, जो अक्षांश रेखा कहलाती है। ऐसे करके जो रेखा खींची गई है लंबवत रेखा, ऐसे करके देशांतर रेखा कहलाती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देखिए
अब अक्षांश रेखा जो है, पहले ये पूरा पृथ्वी गोल है तो पहले बीच में एक रेखा मानिए, इसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक है, पहले पूरा पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, 0 डिग्री रेखा, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य मतलब भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में। ठीक है, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई समानांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर बोलेगा कैसे इसको खींचा गया, देखिए हम एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पहले एक गोलाई ले लीजिए, हम आपको समझाते हैं इसमें थोड़ा सा। मान लीजिए ये गोलाई है, तो इसमें पहले बीच से भूमध्य रेखा एक रेखा खींच दीजिए, ऐसे करके भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे क्या, तो हम लोगों का ज्योग्राफी में ये यूज होता है। तो अब इसके माध्यम से अब इसको बीच में बैठा दीजिए, एक पॉइंट लीजिए यहाँ पे केंद्र में, इसको बीच में बैठा दिए। ठीक है, अब इसके तरफ एक 10 डिग्री इधर ले लीजिए, 10 डिग्री इधर ले लीजिए, 2 पॉइंट हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को, ठीक है, मिला दीजिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से मिला दीजिए। तो हम क्या किए, इस पॉइंट से इसको 0 डिग्री माने, और इधर भी 10 डिग्री लिए, इधर भी दोनों को मिला दिए, तो इसको कहेंगे 10 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से ऊपर चलते जाएंगे, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इसी प्रकार से चलेगा। तो आप हमको बताइए, पृथ्वी का यहाँ तक अगर रेखा खींचेंगे तो कितना डिग्री तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा 90 डिग्री तक। कितना जाएगा? 90 डिग्री तक। इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, इसका मतलब है कि अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री, तो 90 रेखा कितना हो जाएगा? 90 रेखा। 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो 90 रेखा। अब पूछेगा कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 90 90 90 प्लस 90 बराबर 180, यानी कि अक्षांश रेखा की संख्या 180 है। लेकिन आप ध्यान कीजिए, ये लास्ट वाला जाके पॉइंट बन गया ना, तो ये रेखा है क्या? नहीं है। इससे पहले वाला रेखा होगा, इससे पहले वाला रेखा होगा, लेकिन लास्ट में जाके पॉइंट बन गया। तो अगर पूछेगा अक्षांश, इसको अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वृत्त? क्योंकि ये चारों तरफ ना पृथ्वी का खींचा गया है, एक वृत्त बन गया ना, सर्कल बन गया ना, क्योंकि पृथ्वी के क्या है, चारों तरफ है, तो वृत्त। तो इसमें अगर वृत्त की संख्या की बात करेंगे, ठीक है, रेखा की बात करेंगे, तो देखिए लास्ट वाला ये रेखा बन गया, तो वो लास्ट वाला तो पॉइंट बन गया, वो रेखा तो है नहीं। इसीलिए ऊपर में कितना रेखा? 79 रेखा। नीचे में कितना रेखा? 79 रेखा। ठीक है, कितना? तो आप देखिए, तो इधर हो गया 90, इधर 90, 180। 180 में ये दोनों रेखा घट जाएगा, तो 2 रेखा घट जाएगा। ठीक है, 180 में 2 घट गया, कितना हुआ? 178 रेखा है। लेकिन हम भूमध्य रेखा को नहीं जोड़े हैं। भूमध्य रेखा को अभी जोड़े हैं क्या? क्योंकि भूमध्य तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर जोड़े हैं, और भूमध्य रेखा को प्लस में मिला देंगे 1, तो 179, यानी भूमध्य रेखा को मिला करके अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? 179 है। ठीक है, अब आप पृथ्वी पे यहाँ पे मैपिंग में समझ लीजिए, ये वृत्त है ना, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त पर कितने रेखाएं खींचेगा? ऊपर 90 नीचे 90 खिंचाएगा ना, उत्तरी और दक्षिणी। तो ऊपर नीचे दोनों 90 90, लेकिन लास्ट वाला तो पॉइंट बन जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट बन जाएगा, ये रेखा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो ये मतलब 2 घट जाएगा उसमें। रेखा की संख्या पूछेगा, अक्षांश रेखा की संख्या, वृत्त की संख्या, इसको वृत्त भी लिख देगा, क्योंकि ये गोल बन गया ना, गोल बन जाता है तो ये वृत्त। तो ये पूछेगा कि अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है? 179। पूछेगा अक्षांश की, अगर पूछ दे डायरेक्ट, ऑप्शन में नहीं रहे,
अक्षांश की संख्या कितनी है, तो आप दे देंगे डिग्री में आएगा तो आप दे देंगे 180। क्लियर। अब देखिए तो एक चीज़ें और, अब देखिएगा अगर बात करेगा डिग्री में तो देखिए 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, 90 प्लस 90 तो 90 90 तो 180 हो गया। अक्षांश बिंदु को मिला करके 90 90 180, अब भूमध्य रेखा को भी प्लस 1 मिला देंगे तो 181। तो अक्षांश की संख्या 181, अक्षांश की संख्या 181, अक्षांश वृत्त की संख्या, अक्षांश वृत्त की संख्या 179। ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे क्या। अब देखिए इसी में कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश रेखा है जिसका नाम तय कर दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम तय कर दिया गया है, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ तो आप लोगों को समझ गए होंगे आप लोग कि एक रेखा को 0 डिग्री माने और ऊपर अगर हम रेखा खींचेंगे यहाँ से तो ये 90 डिग्री का होता है तो 90 को, लेकिन लास्ट वाला रेखा तो है नहीं, इसीलिए 190 रेखा तो होगा लेकिन लास्ट वाला पॉइंट बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा क्या, इसीलिए तो लास्ट वाला पॉइंट है, इसीलिए रेखा पूछेगा तो 90 नहीं, कितना सॉरी 89 79 लिख दिए थे वहाँ पे उस टाइम, 89 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और नीचे भी 89 रेखा में पूछेगा तब, लेकिन ऐसे अक्षांश की संख्या पूछेगा तो तब 90 ऊपर 90 नीचे और प्लस 1 81। तो टोटल तो हम लिख ही दिए 90 प्लस 90 180, ये अक्षांश, ये अक्षांश है, अक्षांश की संख्या 180 और प्लस में 1 इसको मिला देंगे 181, ये अक्षांश की संख्या। 179 अक्षांश वृत्त की संख्या 179, ठीक है, भूमध्य रेखा के छोड़ के 178। क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है जिसका नाम तय कर दिया गया है। अब देखिए इधर हम लिख देते हैं, मान लीजिए अक्षांश रेखा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हो गया वृत्त, वृत्त में ये वाला पृथ्वी के बीचों बीच तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक, जस्ट ऊपर में 23.5 डिग्री रेखा लेंगे, ठीक है, 23.5 डिग्री रेखा, और नीचे भी 23.5 डिग्री, नीचे भी 23.5 डिग्री, ऊपर भी 23.5 डिग्री, ठीक है। इस रेखा को ऊपर में, ऊपर वाला रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक, और नीचे वाला को कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। हाँ एक चीज़ें बोलना भूल गए, देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर नॉर्थ कहलाता है उत्तर, भूमध्य रेखा से नीचे साउथ कहलाता है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। अब देखिए इसी में अगर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, और इसी में 66.5 डिग्री साउथ जाएंगे, 66.5 डिग्री साउथ, तो इसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो ऊपर वाला को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, ठीक, और नीचे वाला को अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक वृत्त रेखा, जो भी समझ गए। देखिए ये अगर ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, तो 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा इसीलिए आपको बताए थे पृथ्वी पर कि इसमें जो महासागर है, शुरू में बताए थे ना 5 महासागर, तो दक्षिणी वाला महासागर को क्या कहते हैं अंटार्कटिक महासागर, और ऊपर वाला को आर्कटिक महासागर। तो यहाँ यहीं से ध्यान में रखिएगा, यहाँ आर्कटिक महासागर है तो आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक महासागर है तो अंटार्कटिक रेखा। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब लास्ट वाला पॉइंट तो यहाँ पे 90 डिग्री है ना नॉर्थ, और यहाँ पे पॉइंट 90 डिग्री साउथ। अब देखिए ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा मकर रेखा को क्यों माना गया ऐसा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं लंबवत यहीं तक पड़ती है, लंबवत जो है यहीं तक पड़ती है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है जो आगे भी पढ़ाएंगे, इसीलिए 23.5 डिग्री को माना गया है।
और यही 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा यहाँ और नीचे बनेगा मैप, ठीक है, अभी उसको सुधार लेंगे। कर्क रेखा भी समझेंगे। यही कर्क रेखा यानी भारत जो है, भारत के बीचों बीच यहाँ पे है, इसका मतलब भारत इस कर्क रेखा पे है। अब मान लीजिए भारत को, मान लीजिए कि ये कर्क रेखा इसको माने, अब मान लीजिए यहाँ भारत बना दिए, ये भारत है, मान लीजिए कर्क रेखा पे है, लेकिन पृथ्वी तो पूरा गोल है ना। अब देखिएगा ये जो पृथ्वी है हमारा, ये पृथ्वी तो पूरा गोल है ना। अब मान लीजिए कर्क रेखा पे यहाँ भारत बना दिए, अब कर्क रेखा पे भारत यहाँ आके खोज रहे हैं चारों तरफ, तो मिलेगा। अब चारों तरफ खोजना पड़ेगा भारत, भाई कर्क रेखा किधर है खोजना पड़ेगा। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर रेखा क्यों खींचा गया है, क्या इसीलिए अब ऐसे करके भी रेखा खींच देंगे। अगर तब बोलेंगे कि भारत में जाओ अक्षांश रेखा में, अब हम जान गए कि भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरी है, तो हम जाके दक्षिण में 66.5 डिग्री में भारत को तो नहीं खोजेंगे। कहाँ खोजेंगे जाके भारत को? 23.5 डिग्री नॉर्थ में खोजेंगे, यहीं कहीं भारत होगा। अब न कर्क रेखा में भारत होगा, अब उसमें खोजेंगे, चारों तरफ घूमते रहेंगे। लेकिन अगर हम ये वाला भी रेखा एग्जैक्ट कर देंगे, अब तब बोलेंगे कि 23.5 डिग्री नॉर्थ 82.5 डिग्री ईस्ट में जाओ भारत मिलेगा। अब ये ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट देशांतर रेखा से है। चलिए क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को। देखिए ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला पॉइंट को, इसको ये दोनों मिला के इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। 23.5 उष्ण मतलब गर्म, सूर्य का किरणें यहीं पे डायरेक्ट पड़ती है, यहाँ से यहाँ के बीच, इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बाकी इधर और इधर जो सूर्य पड़ती है वो तिरछा पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है, ठीक है। अब आप अगर लाइट जलाते हैं, देखिएगा लाइट का जो बीच वाला पॉइंट होगा वहाँ ज़्यादा लाइट करेगा। अब बाकी छिटक के देखिएगा साइड में भी लाइट करता है, लेकिन वहाँ कम करता है। बस यही कॉन्सेप्ट है पृथ्वी के साथ। सूर्य पड़ता है ना, तो ये यहाँ इस क्षेत्रों में पड़ता है डायरेक्ट, ठीक है, एक समय में यहाँ एक समय में यहाँ, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कभी नहीं पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट कभी नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको कहते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र, गर्म। इसके ऊपर 23.5 से 66.5 डिग्री वाले क्षेत्र को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देखिए अभी आप लोग इतने जानिए उष्ण और उपोष्ण ही, ठीक है, क्योंकि पूरा फिर ऐसे तो कई भागों में इसको बांटेंगे, शीत शीतोष्ण, ठीक है, उष्ण उपोष्ण अंत उष्ण, ये सब बाद में बताएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अभी इतने जानिए। तो इसको उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। भारत में आगे पढ़ाएंगे तो आगे और डिटेल से बताएंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा को कहते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र। शीत कटि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच को क्या कहते हैं? शीत कटिबंधी, ठीक है, शीत कटिबंधी क्षेत्र। दक्षिण में भी वही, ये वाला हिस्सा उपोष्ण, अब ये वाला हिस्सा शीत कटिबंधीय क्षेत्र। हालांकि इसको भी बाद में 2 भाग में बांट के बताएंगे आपको, ठीक है, लेकिन अभी इतने जानिए, ठीक। ये समझ गए आप लोग, उष्ण उपोष्ण, ठीक है, शीत कटिबंध क्षेत्र भी समझ गए आप लोग। अब देखिए अक्षांश रेखा समझ गए। अब अक्षांश रेखा से तो हम एग्जैक्ट किसी देश में जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जा नहीं सकते हैं। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सा प्रमुख रेखा है, ठीक है, कौन कौन सा मतलब ये विरीत कितना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अक्षांश रेखा कि विरीत अगर पूछेगा तो विरीत कितना 179, अगर पूछेगा अक्षांश कितना, अक्षांश की संख्या, अक्षांश तो 181 न, 181, भूमध्य रेखा छोड़ के 180 न। चलिए ये सब चीज़ें क्लियर रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा जितना चीज़ें लिखाए हैं, ठीक है। अब अक्षांश रेखा आप लोग समझ गए, अक्षांश रेखा। अब आ जाइए देशांतर रेखा में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अक्षांश रेखा से हम किसी भी देश को निकाल नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तुरंत बताए, मान लीजिए क्या यहाँ पे अक्षांश रेखा बता, बोल दिए कोई देश यहाँ भी होगा 66.5 डिग्री में होगा, आप बोल दिए क्या जाओ
66.5 डिग्री अक्षांश रेखा में इंग्लैंड होगा। अब 66.5 डिग्री में यहाँ के इंग्लैंड खोज रहे हैं, यहाँ तो मुझे समुंदर है भाई, मिल ही नहीं रहा है। तब बोला कि नहीं, खाली अक्षांश रेखा से काम नहीं चलेगा। तब आया देशांतर रेखा, ठीक है, तब आया देशांतर रेखा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देशांतर रेखा समझिए। उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये भारत का जो स्थिति है वो है क्या। अब देशांतर रेखा समझिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये नॉर्थ ये साउथ है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा ऐसे करके हम खींच दिए, ठीक है। देखिए ये 3 डायमेंशनल में हम आपको दिखाए थे ना कि अगर पृथ्वी तो सीधा है ना, हम 3 डायमेंशनल में दिखाएंगे तो ऐसे करके होगा ना। ध्यान में रखिए, रुकिए हम दोनों मैप बनाते हैं ज़्यादा समझने के लिए, दोनों मैप बनाते हैं। मैप नहीं, फिगर। अब देखिए ये, अब मान लीजिए यहाँ पे इसको 3 डायमेंशनल वाला भी बना देते हैं। ये ठीक, ये बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाला है। अब देखिए, अब इसको सिंपल तरीके से बना देते हैं। आप लोग भी दोनों बना लीजिएगा। ये मान लीजिए, अब तो खरबूज बन गया जी क्या। अच्छा चलिए, ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। अब देखिए, अब देशांतर रेखा कैसे खींचा गया। तो देशांतर रेखा, अब भाई पृथ्वी तो गोल है, ये पृथ्वी गोल है ना। अब देशांतर रेखा खींचेंगे कहाँ से, समस्या ये खड़ा हुआ। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया को गुलाम किसने बनाया, इंग्लैंड। देखिए कनीठो कंट्री है, भारत देखिए कितना बड़ा है, इसकी तुलना में कनीठो इंग्लैंड है। इसकी जनसंख्या मात्र 6 अभी शायद 7 करोड़ हुआ है। बिहार, भारत में बिहार का जनसंख्या 14 करोड़ है। बिहार का जनसंख्या से भी कम जनसंख्या है इंग्लैंड का। आप सोचिए पूरी दुनिया गुलाम बनाई, अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पूरा एशिया का लगभग देश कोई गुलाम बनाया है। सोचिए, इसका मतलब है कि पावर जनसंख्या में नहीं, पावर व्यक्ति के नॉलेज में होता है। वही तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डीएम होता है, लेकिन वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालता है। क्यों संभालता है, क्यों संभालता है? बस यही कारण है, क्योंकि उसको नॉलेज है। बस आप नॉलेज गेन करके रखिए, आपको ज़िंदगी में कोई हरा नहीं पाएगा। अब पूरी दुनिया में इंग्लैंड राज किया था, तो बोला कि अब भाई देशांतर रेखा कहाँ से खींचे। तो बोला कि एक मुख्य रेखा मानेंगे। तो इंग्लैंड भाई पूरी दुनिया में राज किया था, तो उसका सर्वोसर्वा था, वर्चस्व चलता था। इसीलिए इंग्लैंड के बीचों बीच से एक आधार रेखा मान लिया गया। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। जो मान लीजिए हम इसको अगर 0 डिग्री माने तो इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा कहते हैं इसको, ठीक है। या प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान समय रेखा, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है, यामोत्तर रेखा, इसको प्रधान समय रेखा भी कहते हैं। आगे समझेंगे क्यों कहते हैं। अब एक रेखा यहाँ से आधार खींच दिया गया। उसके बाद बोला, अब देखिए ये जो पृथ्वी गोल है ना, ये पूरा गोल है। तो गोलाई में अब ऐसे करके गोल है, ठीक है। तो गोलाई में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90 90 180 180 360 डिग्री, यानी पूरा पृथ्वी का गोलाई में एक एक डिग्री में रेखा खींचेंगे। एक एक डिग्री में रेखा खींचेंगे तो कितना रेखा आएगा, 360 रेखा। तो इसीलिए इसको आधार मान के इसको 0 डिग्री मान के इधर भी रेखा खींचा गया। अब मान लीजिए इसका जस्ट अपोजिट वाला रेखा जो होगा, यानी कि पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटेगा, मतलब ये 2 भागों में, तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 360 डिग्री भी यही कहलाएगा। 360 डिग्री कौन कहलाएगा, यही 0 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए 0 डिग्री से खींचे, 0 डिग्री से इस साइड देखिए, हमको देखिए 0 डिग्री से दाहिना साइड को कहते हैं ईस्ट। तो इसीलिए 0 डिग्री से इधर रेखा खींचे ईस्ट, 0 डिग्री से इधर। अब देखिए
पश्चिम कैसे लेंगे? तो 0 डिग्री से स्टार्ट किए, तो जब 180 डिग्री में जाएंगे हम, 180 डिग्री में जाएंगे तो ये बीच वाला भाग होगा 0 डिग्री के अपोजिट वाला रेखा, यानी ये वाला रेखा 0 डिग्री, इसका अपोजिट वाला ये वाला रेखा हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ से ये पृथ्वी का आधा भाग हो गया, यहाँ से ना आधा इधर आधा इधर। जिस प्रकार से हम बताए ये पृथ्वी में भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ऊपर, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, वहाँ नहीं बताए हम, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी प्रकार से तो ये 0 डिग्री को माने, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ, ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से इसको 0 डिग्री माने, और जस्ट उसका अपोजिट वाला रेखा गए तो आधा भाग कट गया, तो 180 डिग्री रेखा। 0 डिग्री से 180 डिग्री दाहिना साइड को कहते हैं ईस्ट, यानी इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। इसको आप लोग लिखिएगा जैसे जैसे बना रहे हैं हम। और 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बाद इधर बायां साइड, इसको कहेंगे वेस्ट, यानी इसको कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। लिखे, यहाँ जगह नहीं है, पश्चिमी गोलार्ध। तो समझिए आप लोग, ये पृथ्वी में कितना गोलार्ध? 4 गोलार्ध। अगर हम ऐसे करके खींचे तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? इसी में हम ऐसे खींच दिए 0 डिग्री रेखा मान के, ठीक है। तो ये वाला इधर, ये पूरे के पूरे, ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर हुआ आपका? पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, ये क्लियर रखिएगा, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब हम पूर्वी पश्चिमी बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, तब आपको डाउट नहीं रहेगा। तो पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध समझ गए, यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक रेखा 0 डिग्री को खींचे हम। आइए कहाँ से? इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से गुजरती है, बाकी बताएंगे आगे। इंग्लैंड से इसका दाहिना साइड 180 डिग्री तक जाएंगे, पूर्वी गोलार्ध। इसका बायां साइड 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच, यानी 0 डिग्री के बीच, पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? ठीक। अब पूछेगा देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो अब आप ही बता दीजिएगा देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो आप बोलिएगा कि प्रधान मध्याह्न रेखा के पूरब और पश्चिम खींची गई समानांतर रेखा को, खींची गई समानांतर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं न। मतलब कि प्रधान मध्याह्न रेखा के समानांतर खींची गई, पूरब और पश्चिम में खींची गई समानांतर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जो मतलब अक्षांश रेखा है, जो हमारा अक्षांश रेखा है ऐसे करके है, अक्षांश रेखा विपरीत बनाता है। क्या? जैसे हर चीज ग्लोब में समझिए, एक ग्लोब रखिएगा आप लोग अपना रूम में, छोटा छोटा रखिएगा समझने के लिए। जब भी दिक्कत होगा ना तुरंत ग्लोब उठा के समझिएगा, क्योंकि ग्लोब का, मैप का मेरे पास बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपको। इंडिया का मैप, वर्ल्ड का, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप लगा लीजिएगा, इंडिया का और वर्ल्ड का। अगर आप जो स्टेट से हैं, कोई एमपी से, यूपी से, बिहार से, जहाँ से भी हैं, तो स्टेट वाला भी अपना मैप लगा के रखिएगा, फिजिकल पॉलिटिकल सारा। और एक ग्लोब रखिएगा कॉन्सेप्ट के लिए, और एक एटलस। चलिए अब देखिए, ये जो अक्षांश रेखा ये वृत्त का निर्माण करती है, जबकि देशांतर रेखा वृत्त बनाती है क्या? यहाँ से यहीं तक ना है देशांतर रेखा, तो ये देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण नहीं करती है, देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण नहीं करती है। दूसरा, अब देखिए, अगर हम बात करेंगे कि अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा हर जगह समान, यानी 1 डिग्री में अगर हम खींचे हैं तो 1 डिग्री में वो चारों तरफ समान चलेगा, ट्रेन की पटरी के तरह चारों तरफ अगर इसके समांतर खींचे समान चलेगा। लेकिन देशांतर रेखा देखिए, बीच में अगर हम आएंगे बीच में, तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगा दो रेखाओं के बीच, यहाँ आके मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सी रेखा की दूरी हमेशा समान रहती है। बस आपको समझ के आंसर देना है, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा,
ठीक है, कुछ भी लिख देगा। 90 डिग्री रेखा दो चार को फंसाने के लिए, बाकी आप समझ ही जाइएगा। हमेशा समानांतर अक्षांश रेखा बोलेगी। अब एक प्रकार से आएगा, कौन सी रेखा भूमध्य रेखा के पास 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब हर रेखा, अब मान लीजिए कि ये देशांतर रेखा यहाँ खींचे, यहाँ भूमध्य रेखा है, कहीं पे भी इसको खींचे, देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये हर रेखा। तो ये ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा, हर देशांतर रेखा भूमध्य रेखा के पास 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब अगर हम बोलेंगे देखिए, अब जीरो, हर एक डिग्री में देशांतर रेखा और एक डिग्री में अक्षांश रेखा है ना, यानी कि ये 0 डिग्री है। इसी प्रकार मान लीजिए हम ये 10 मान लेते हैं, हम 15 मानते हैं, 15 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, 45, 90। उसी प्रकार से पूरा इधर भी आ जाइए, 0 के बाद 15, 30, 45, 90, मतलब 90 तक आ गया, मतलब टोटल 180। अब आप कहिएगा कि इधर 15 क्यों लिए। ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री के बाद 181, 82, 83 नहीं लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है ना, तो मान लीजिए ये 0 डिग्री रेखा है। अब इस अपोजिट वाला 180 डिग्री है। 180 डिग्री के बाद अगर जाएंगे, इधर बढ़ेंगे तो 179 डिग्री, 178, 77, 76, यानी यहाँ आके फिर वही 0 डिग्री पूरा देना है। यानी यहाँ पे 360 है ना, 359 डिग्री, यहाँ आके 359 और 360वां वाला तो वही रेखा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उधर आके घटता है, तो घटता है तो इसका मतलब 0 डिग्री के पहले 359 डिग्री होगा, 359 डिग्री होगा न। समझ में आया ना आपको कि नहीं आया। जैसे 180 डिग्री है ना, यहाँ से इधर जाएंगे तो ये बढ़ेगा 181, 82, सॉरी 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 180 तक आएंगे। 180 के बाद अगर जाएंगे तो इधर 179, 178, इसी प्रकार घटते घटते आएंगे तो यह 0 डिग्री है, यहाँ 360 होना चाहिए था, लेकिन ये 0 डिग्री और उससे पहले ये 0 डिग्री को ही 360 डिग्री रेखा कहेंगे। और इससे पहले वाला रेखा 1 डिग्री इधर आ जाएंगे पश्चिम साइड, तो वहाँ पे मतलब माइनस में आ जाएगा। इधर सॉरी माइनस अभी लिखते ही नहीं है, फंस जाइएगा आप लोग। 359 डिग्री रेखा आ जाएगा, लेकिन 359 डिग्री यहाँ नहीं आएगा। यहाँ कितना आएगा, हम बोले हैं 180 के बाद 178, 77, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ करके 1 डिग्री ही बन जाएगा फिर न, यहाँ पे आके 1 डिग्री ही बन जाएगा फिर 0 डिग्री, क्योंकि घटते घटते आएगा 359 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 डिग्री बन जाएगा, फिर 0 डिग्री, फिर 1, 2, 3, 4, 180, 178, 77, फिर इधर घटता चला जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम बोले थे कि भारत कहाँ पे है, तो हम बोले थे कि भारत जो है 23.5 डिग्री मान लीजिए अक्षांश रेखा पे है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे है, तो मान लीजिए भारत यहाँ है। अब अगर बोलेंगे भारत 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पे है, अब हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम 0 डिग्री के बाद डायरेक्ट यहाँ मान लीजिए यहाँ बीचों बीच 82.5 डिग्री है। मतलब ये तो फिजिकल है, ये तो काल्पनिक रेखा है ना। तो अब एग्जैक्ट भारत का ये स्थिति में लेंगे, अब एग्जैक्ट खोज लेंगे हम ना, कि अब सीधा मान लीजिए हम 0 डिग्री पे हैं, पूछेंगे हाँ कहाँ हो, भारत में। अच्छा, अब निकालेंगे भारत है कहाँ भाई, अच्छा भारत पता किए, तो भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री गुजरता है देशांतर रेखा, तो सीधा हम यहाँ आ जाएंगे, देशांतर रेखा 82.5 डिग्री। अब पूछेंगे कहाँ पे, तो बोलेगा भारत में। अच्छा, अब पता करेंगे अक्षांश रेखा, बोले अच्छा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है। अब हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ में, अब आप निकालिए। अब इसीलिए तो भारत अब यहाँ है, तो 0 डिग्री के बाद यहाँ पे भारत 82.5 डिग्री पूरब में है। भारत कौन सा अक्षांश, पूर्वी मतलब देशांतर में है, ये पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध में, आप पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 0 डिग्री और ये तो 23.5 डिग्री है ना, मान लीजिए ये 23.5 डिग्री रेखा है, तो ये नॉर्थ में है
अब भारत का बीचों बीच ये गुजरती है। भारत 0 डिग्री में आया, 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तब ना दक्षिणी। तो भारत अगर पूछेगा ये 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश। अब भारत कहाँ है? 23.5 डिग्री और इधर से जाएंगे 82.5 डिग्री। अब पूछेगा भारत कहाँ है? तो भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर हुआ? एक सेकेंड। हाँ, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब कोई भी देश ले लीजिए, किसी भी देश के बारे में बोलेगा कि अमेरिका 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर में है। अब आप कहाँ जाइएगा पश्चिमी देशांतर? तो हम बोले थे इधर जाएंगे पूरब, इधर पश्चिम, तब हम इधर जाएंगे पश्चिमी देशांतर, इधर जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोले थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3, इसी प्रकार से मान लीजिए 15 30 45 60 90, यहाँ मान लीजिए 100। अब यहाँ पे अमेरिका अब बोलेगा अमेरिका 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर में तो है, लेकिन अक्षांश कितना है? तब बोलेगा अमेरिका का बीचों बीच जो अक्षांश गुजरता है वो लगभग, अब एग्जैक्ट पता है तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो एग्जैक्ट में आइएगा तब आप निकालिएगा तो वही लगभग 45 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के बीच अमेरिका के बीचों बीच है। अमेरिका जाना है तो अक्षांश में पश्चिम में जाएंगे, भारत आना है, पाकिस्तान आना है तो पूरब में आएंगे न। अब अक्षांश देशांतर आपका क्लियर हो गया होगा। तो देशांतर रेखा की संख्या कितना है? 360। ये जबकि ये पूरा वृत्त का निर्माण नहीं करता है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? बस ठीक है। ये अर्धवृत्ताकार है, इसके बारे में लिख सकते हैं, लिखिएगा क्या, कॉन्सेप्ट है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप बना लीजिए, जीवन बस जेहन में उतर जाएगा। ठीक है। अब चलिए, हाँ, अब थोड़ा सा हम समझाते हैं भारत अक्षांश देशांतर क्या है, रेखा क्या है। अब हाँ, पहले भारत को आप समझ लीजिए। ओ, इसको मिटाना नहीं था अभी ना? अच्छा कोई बात नहीं है, मिटा दिए तो क्या हो गया, आप लोग समझ गए, यही काफ़ी है। नहीं समझ में आया ना, दोहरा के देखिए। अब देखिएगा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, मान लीजिए हम दोनों को एक बार बनाते हैं, एक बार इसमें छापते हैं ऐसे करके, ये अक्षांश देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा ऐसे बनाते हैं खुले में, ये हो गया अक्षांश रेखा, ये हो गया अक्षांश रेखा, और हर एक 1 डिग्री में है, ध्यान रखिएगा। तो ये मान लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक। ये वाला 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर। इसका अपोजिट जाएंगे तो इसी को मान लीजिए यहाँ पे इसका अपोजिट साइड है, समझ रहे हैं आप लोग, अपोजिट साइड 180 डिग्री है। अब इसका इधर, इधर कहेंगे क्या, पूरब, पूर्वी गोलार्ध यानी पूरब, इधर पश्चिम, पश्चिम। अब मान लीजिए कोई देश अगर यहाँ है, यहाँ है, तो ध्यान दीजिए, अब इधर से जाएंगे हम तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, कोई ये देश का एक भाग इसको छुएगा, फिर जाएंगे ऐसे करके, रेखा तो है ही, एक भाग इसको छू रहा है, बस वही भारत है। तो भारत 0 डिग्री से अगर हम आएंगे 68 डिग्री 7 मिनट, हम इंग्लैंड को ना आधार माने, यहाँ इंग्लैंड था, इंग्लैंड तो अपने बीच खींच लिया 1 डिग्री का रेखा। भारत को जब गए तो भारत में एग्जैक्ट 68 डिग्री रेखा नहीं छूती है, 68 डिग्री और थोड़ा सा आगे जाएंगे 7 मिनट। तो भारत का ये देखिए पश्चिमी देशांतरीय स्थिति ऐसे करके है, तो देशांतरीय, लेकिन भारत का पश्चिमी है, वास्तविक रूप में तो ये पूर्वीय देशांतर है ना, क्योंकि देखिए ये पूरब में है ना, पूर्वीय देशांतर है वास्तविक में, लेकिन भारत का पूछेगा सबसे पश्चिमी पॉइंट, तो ये भारत का पश्चिमी पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये वाला, ये गुजरात का है सर क्रीक, यहाँ पे सर क्रीक में एक जगह है, इधर ही लिख देते हैं, इधर ही लिखते हैं। अब भारत का अक्षांश देशांतर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तो ये वाला हिस्सा भारत का है, ये कितना डिग्री है, 68 डिग्री 7 मिनट है ये, ठीक। तो ये पॉइंट को जहाँ पे छूती है,
यहाँ पे सर क्रीक में है गुजरात में, एग्जैक्ट स्थान बोलेंगे तो उसका नाम है किबुथु, किबीथु, किबुथु, किबीथु। ठीक है, तो भारत का पश्चिमी देशांतर कितना है? भारत का वास्तविक में ये पूर्वीय देशांतर रेखा है, लेकिन भारत का पश्चिमी देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, आज कौन सा स्थान को छूती है? किबुथु। पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट। कहाँ पे छूती है? यहाँ पे, मतलब अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पड़ती है? ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात। आज जो पूर्वी वहाँ पे एक जगह है चेंगलोंग, लेकिन एग्जैक्ट बात करेंगे वहाँ पे तो उसका नाम है नहीं, उल्टा बता दिए हम। देखिए ये वाला ना गुहार मोती है, सर क्रीक में इसको कहते हैं गुहार मोती है, ये गुहार मोती। ठीक है, ये वाला है किबुथु, ये वाला पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में जो है ये है किबीथु। ठीक है, यहीं पे चेंगलोंग भी कहीं कहीं आता है, चेंगलोंग। ठीक है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। अब अक्षांश स्थिति देख लीजिए। अब हम बोले थे कि ये जो पृथ्वी है इसके बीचों बीच 0 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 डिग्री। तो भारत का तो ये बीचों बीच ना गुजरती है, तो भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है ना ये है 8 डिग्री, यानी 0 डिग्री के बाद जाएंगे ना ऊपर तो 8 डिग्री 4 मिनट। ये है आपका कन्याकुमारी। ये कहाँ है? कन्याकुमारी, या इसको कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, इसको कुमारी अंतरीप, अंतरीप, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं इसको, या इसी को केप केमोरीन भी कहते हैं, केप केमोरीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, सबसे दक्षिणी पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा। ठीक है, केप केमोरीन। अब आप लोगों को आज 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल क्लियर हो गया होगा, यही अक्षांश रेखा था। चलिए, उत्तरी पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, ये इंदिरा, ये अब लद्दाख जिला में पड़ता है इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल। क्लियर? लेकिन ये मुख्य भूमि से है। हम आपको बताए थे भारत का द्वीप भी है ऐसे करके, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का हम बोले थे कि जो दक्षिणी अंडमान है इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार बताए थे ना आप लोगों को, निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट ग्रेट निकोबार में यहाँ पे पड़ता है इंदिरा कोल, सॉरी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये वाला जो स्थिति है इससे और थोड़ा नीचे जाइए, यानी कि 0 डिग्री से, मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ तक में 8 डिग्री 4 मिनट, और द्वीप और थोड़ा सा नीचे है, ये वाला है 6 डिग्री 45 मिनट। ये वाला हिस्सा 6 डिग्री 45 मिनट में है। तो पूछेगा कि भारत का मुख्य भूमि से जो अक्षांश गुजरती है तो 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। अब पता है आपको ये वाला पॉइंट ना, इंदिरा पॉइंट डूब चुका है समुद्र में। ठीक है, समुद्र का जलमग्न हो चुका है, क्योंकि समुद्र की जो गहराई कम होने के कारण पानी ऊपर स्तर आ रहा है, इसलिए ये डूब गया है अब इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में है कर्क रेखा, यही 23.5 डिग्री बीचों बीच गुजरती है कितने राज्यों से? 8। देखिए यहाँ पे ये वाला राज्य गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, आरजे राजस्थान भी टच करता है, उसके बाद MP मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद आइएगा तो छत्तीसगढ़, यहाँ पे न थोड़ा सा इधर आ जाइए, छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद झारखंड, ये वाला भी छूता है। ठीक है, यहाँ पे और नीचे बनेगा तो ये वाला भी छूता है, ये वाला त्रिपुरा, ये वाला मिजोरम,
1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य। ठीक है, नहीं गलती बना दिए, ओडिशा नहीं भाई, पश्चिम बंगाल, वही तो हमको लग रहा था, गलती हो गया, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ओडिशा तो दक्षिण में है ना, और ओडिशा तो यहाँ है, यहाँ तो झारखंड है ये वाला, इधर बिहार है, बिहार से नहीं टच करती, बिहार रांची से गुजरती है। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए भारत का है मेन है टाइम। ठीक है, भारत का टाइम कैसे चलता है, भारत का प्रधान IST कहते हैं इसको। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। अब टाइम कैसे तय होता है, देखिए अब टाइम कैसे तय होता है। टाइम हम लोग जानते हैं भारत का GMT से भारत का टाइम 5 घंटा 30 मिनट आगे है ना। यानी कि GMT टाइम, GMT में अगर 12 बजेगा तो भारत में 5:30 होगा, यानी 5.5 घंटा भारत आगे है। ये कैसे है, अब इसको समझिए थोड़ा सा। हाँ अभी है टाइम, चलिए तो इसको थोड़ा टाइम समझ लीजिए। अब टाइम कैसे निर्धारित होता है, भारत का टाइम 82.5 डिग्री रेखा को टाइम माना जाता है। टाइम बीच से क्यों लेते हैं ये भी समझा देते हैं। अब देखिए भारत की चौड़ाई तो यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा सा अभी हम नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे धीरे धीरे, एक ही जगह सब चीज़ बताना ठीक नहीं रहता है। देखिए धीरे धीरे पढ़िए, कोई भी चीज़ 1000 बार पढ़ने से अच्छा है ना आप एक बार पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप हड़बड़ी के चक्कर में जीवन बीत जाता है। आप देखते हैं ना कंपटीशन वाले सब क्या करते हैं, हड़बड़ी के चक्कर में जल्दी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में कुछ नहीं ले पाता है। यही अगर ठीक से आप लोग एक ही बार अच्छा से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सब सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए 2 साल तक, उसके बाद एग्जाम देने भिड़िए, देखिएगा 1-2 बार मिस हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या करता है, रट्टा मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई सब्जेक्ट उठा लिया, 2 सब्जेक्ट पढ़ के एग्ज़ाम दे रहा है, एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। इसी चक्कर में, एग्ज़ाम के चक्कर में ना तो ठीक से सिलेबस कवर हो पाता है और ना तो एग्ज़ाम निकल पाता है। इसी हौड़ में 5 साल बीत जाता है, अब पता ही नहीं चलता है कब 5 साल निकल गया। ये नहीं करना है। अब समय के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए अब बोला कि पृथ्वी में समय कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो समय कैसे निर्धारित हुआ। अब अक्षांश देशांतर तो आप लोग समझ ही गए। देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है, एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है, आपको पता है ना, ये पृथ्वी जो है चारों तरफ घूमने में कितना समय लगाता है, 24 घंटा। हमको जानते हैं 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात, तो 24 घंटा लगाता है। कैसे, मान लीजिए कि आप लाइट हैं, आप मेरा कैमरा लाइट है, और यहाँ सूर्य है, मतलब सूर्य है, और यहाँ दिन हुआ, 12 घंटा का। ठीक है, अब यहाँ दिन हुआ, इधर से मान लीजिए पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूरब घूमती है, पश्चिम से पूरब। मान लीजिए अभी यहाँ लाइट है, इंडिया में लाइट है, धीरे धीरे इंडिया को इधर लेके चलिए, धीरे धीरे आपका लाइट यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट पड़ रहा है, अब धीरे धीरे पृथ्वी घूम रही है ऐसे करके। देखिए इंडिया अभी आ रही है, तो शुरू में सूरज यहाँ उगेगा, शुरू में सूरज इधर, धीरे 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 जैसे बीच में आएगा एकदम माथा पर सूर्य, 12 बज जाएगा। फिर धीरे धीरे देखिएगा सूरज उगा कहाँ, इधर से आदमी को पूरब में, फिर पृथ्वी घूमते घूमते फिर ऐसे करके जाएगी। और यही चीज़ देखिए डूबा कहाँ, पश्चिम में, लेकिन सूरज डूबा क्या, पृथ्वी घूम गई। तो अब देखिए अब भारत किधर पीछे साइड चल गया। अब 12 घंटा के बाद, यानी जब आधा दूर में पूरा उसका लाइट आ रहा है, आप कैमरा को समझिए, आपको आधा ही दिख रहा है, तो इतना भाग में अब पृथ्वी, अब 12 घंटा पूरा रात हो जाएगा। अब धीरे धीरे फिर ऐसे पृथ्वी घूमेगी, फिर दूसरे दिन इंडिया, 12 घंटा रात के बाद, इस तरह से। अब देखिए तो पृथ्वी घूमती कितना देर में है, 24 घंटा में।
तो हम आपको बोले कि पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं। हम आपको कितना बोले 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब पृथ्वी घूमती कितना देर में है 24 घंटा में। यानी कि पृथ्वी 24 घंटा में कितना घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटा में घूम जाती है 360 डिग्री घूमती है। यानी पूरा पृथ्वी 360 डिग्री का है। यानी 24 घंटा में 360 डिग्री। तो पहले इसको तोड़ लीजिए। 24 घंटा में होता है 1440 मिनट। तो 1440 मिनट घूमने में 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है न। तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 1440 से भाग दे दीजिए 360 से। 1440 में 0 0 कटा दीजिए। 6 से 6 बार में 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 चौक 24। यानी कि 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगता है। क्योंकि 4 मिनट ना बच गया 4, तो 4 एक यहाँ 1 बचा, तो 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट न। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। 4 मिनट में इसका मतलब है कि पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाएगी 15 चौके 60 मिनट में न। 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री। अब 15 डिग्री घुमाने के लिए 60 मिनट 4 से गुना कर देंगे। यानी कि 15 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी कितना मिनट में 60 मिनट में। यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटा यानी पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है 15 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए हम आपको बोले कि ये जो पृथ्वी है हमारा 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है। अब हम उसको मिनट 24 घंटा में होता है 1440 मिनट। 1440 मिनट में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। 1440 मिनट में 60 डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री कितना मिनट में घूमती है 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। हम 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में, तो पृथ्वी 15 डिग्री घूमेगी 60 मिनट में 4 से गुना। इसका मतलब अगर 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। ये क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो 2-3 बार देखिएगा। ठीक। अब देखिए, अब हम बोले कि पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं। कितनी अक्षांश रेखाएं मान लीजिए ना 180। ठीक है, 180 रेखाएं 1-1 डिग्री में है। देखिए ये जो देशांतर रेखा है इसकी जो बीच की दूरी है ना, 2 देशांतर की बीच की दूरी यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास, इधर तो कम हो जाएगा, यहाँ पे है 111.3 किलोमीटर। 2 देशांतर की बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और पूरा यानी कि इस पूरा इसकी दूरी निकालेंगे पृथ्वी का परिधि समझते हैं ना आप लोग। मान लीजिए ये गोला है, तो गोला यहाँ अंदर में यानी कि ये गोला है, तो इसके चारों तरफ जो रेखा खींचेंगे इसके चारों तरफ की जो दूरी होगी उसको परिधि कहेंगे। तो इस पृथ्वी की जो परिधि है ये इसकी टोटल परिधि है 40,096 किलोमीटर। ठीक है, 40,096 ही है। एक बार एग्जैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। हम तो किलोमीटर से निकाल ही देंगे, भाग दे के निकाल लीजिए, निकल जाएगा। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, 40,096 है। ठीक है, यानी कि पूरा पृथ्वी अगर आप घूमिएगा ना तो कितना दूर जाना पड़ेगा 40,096 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यानी पृथ्वी का परिधि देखिए, सब चीज़ बता देते हैं। अगर पूछेगा पृथ्वी का, अब इसमें देखिए ये सब बाद में बताएंगे, छोड़िए टाइम लॉस मत कीजिए, बस इतना जान लीजिए कि पृथ्वी का ये जो परिधि है ना भूमध्य रेखा ये 40,096। अब देखिएगा 2 देशांतर, अब भाग दीजिएगा तो इतना निकलेगा।
यानी कि दो देशांतर के बीच की दूरी निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, 40,096 अब भागा 360 कीजिए क्या, यानी कि अगर पृथ्वी का ये पूरा परिधि है, कितना दूरी है, तो पूरा दूरी हम बताए कि 40,096 है, और इसमें 360 रेखा खींचा गया है, तो भाग दीजिएगा तो दो रेखाओं के बीच की दूरी निकलेगा 111.3 किलोमीटर आया। ठीक है, शायद आप लोग नहीं समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे हम बोले कि ये जो पृथ्वी है इसमें टोटल एक कितना रेखा खींचा गया है, 360 रेखा खींचा गया है, ये जो दूरी है इसका 360 रेखा जो ऐसे करके खींचा गया है, पूरे दूरी यहाँ से चारों तरफ जो है वो 40,096 है। ठीक, 360 रेखा है, तो दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40,096 में 360 से भाग दे दीजिए, तब आएगा इतना 111.3 किलोमीटर। तो दो देशांतर के बीच की दूरी 111.3, दो अक्षांश की भी बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर ही है। 100, अब देखिएगा ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर ये हर जगह नहीं होगा, सिर्फ भूमध्य रेखा के पास होगा, लेकिन देशांतर रेखा का और अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो इसका हर जगह, हर अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा उतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो वृत्त का निर्माण करती है हर जगह ना, इसीलिए इसका हर जगह उसकी दूरी 111 किलोमीटर ही है। तो दो देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। चलिए क्लियर। अब देखिए, हम आपको बोले कि पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, अब टाइम कैसे फिक्स किया गया, बस टाइम को भी वही इंग्लैंड से ही फिक्स किया गया। बोला कि जो इंग्लैंड वाला टाइम है वहीं से लेते हैं, जीएमटी है ग्रीनविच मेन टाइम। हम बोले भारत का टाइम कितना आगे है, 5.5 घंटा, तो वही स्थिति हुआ। ये पृथ्वी है, ठीक, यहाँ पे 0 डिग्री रेखा ये इंग्लैंड से गुजरती है 0 डिग्री, तो इधर रेखा तो बहुत सारा है। भारत मान लीजिए ये वाला 82.5 डिग्री रेखा है, यहाँ पे भारत है, ठीक, यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड में एक शहर है ग्रीनविच। अब अंग्रेज का कब्जा था तो अंग्रेज का वर्चस्व वही, तो बोला कि यही 0 डिग्री रेखा जहाँ से गुजरती है ना, उसी को समय मान लेते हैं, ग्रीनविच में यहाँ पे एक बड़ा सा घड़ी लगा दिया गया, ठीक है, घड़ी लगा दिया गया, बोला कि यहीं से टाइम निर्धारित होगा। अब कैसे, तो देखिए 0 यानी कि यहाँ पे जब यहाँ से टाइम कैसे बनाएंगे, जब सूर्य सुबह होगा ना तो यहीं से मानेंगे टाइम, इंग्लैंड वाला टाइम को माने 0 डिग्री वाला टाइम को, ये कहाँ पे वो घड़ी लगाया गया ग्रीनविच में, इसीलिए इसको कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम। पूरी दुनिया का टाइम यहीं से चलेगा, ग्रीनविच से चलेगा। इसको आधार बनाना पड़ेगा आपको। कैसे, अब पृथ्वी जैसे अब मान लीजिए अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो 12 के बाद इधर जो होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ से समझाते हैं, ग्लोब से ही सब समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए इसको आप मान लीजिए ग्रीनविच रेखा ये वाला, ठीक, यहाँ पे ये इंग्लैंड में हो गया ग्रीनविच रेखा ये वाला, ठीक। पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे करके इधर पश्चिम से पूरा, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 0 डिग्री रेखा है ना, तो हम आपको बोले थे भारत है 82.5 डिग्री में, यहाँ 12:30 बजेगा तो सुबह इंग्लैंड में बाद में होगा, और जब क्योंकि पश्चिम से न पूरा घूमती है। देखिए इंडिया यहाँ है, इंडिया में सुबह, या मान लीजिए यहाँ सूर्य उगा है, इंडिया में सूर्य उग गया, चल गया, बाद में आया इंग्लैंड में सूर्य, सॉरी इंग्लैंड में सूर्य बाद में आया। इसीलिए 0 डिग्री में अगर 12 बजेगा तो सूर्य के आधार पे, पृथ्वी के घूमने के आधार पे टाइम बनाया गया है ना, तो इंडिया में तो सूर्य पहले उग चुका है, यानी 0 डिग्री में सूर्य बाद में उगा, 82.5 डिग्री में पहले उग चुका है, सबसे पहले उग चुका है। सबसे पहले तो 180 डिग्री से मानना पड़ेगा, कहीं एक आधार बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्रीनविच टाइम में अगर मान लीजिए 12 बजेगा तो अब भारत में बजेगा 5:30। कैसे, देखिए हम बोले आपको कि पृथ्वी घूमती है कितना देर में,
15 डिग्री घूमती है 1 घंटा में। अब भारत कहाँ पे है, 82.5 डिग्री में है। अब यहाँ पे 12 बजा, तो पहले 12 तो कब का यहाँ बज चुका था, दिन हो चुका था, बाद में यहाँ 12 बजा ने, यानी कि भारत बहुत आगे निकल चुका है। इसीलिए अब भारत 0 डिग्री में यहाँ 12 बजा, तो भारत तो उससे आगे है, पूरब में है, तो कितना 82.5 डिग्री। तो हम बोले कि 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी 4 मिनट में, तो 82.5 डिग्री कितना मिनट में घूमेगा, निकाल लीजिए आप। तो पहले 82 गुना 4 कीजिए, आधा डिग्री अभी रहने दीजिए। 82 गुना 4 दूना 8 और 8 चौके 32, 328 और प्लस आधा डिग्री में 2 आ जाएगा, प्लस 2, तो 330 मिनट आगे है। 330 मिनट, यानी कि भारत जो है 0 डिग्री से 330 मिनट क्या है, आगे है। कैसे, देखिए 330 मिनट समझ गए ना, यानी कि भारत 82.5 डिग्री में है ना भारत, तो सब भारत जब 82.5 डिग्री में है तो ये 0 डिग्री है, तो इधर टाइम बढ़ता है, इधर टाइम बढ़ता है, इधर टाइम घटता है, इधर टाइम घटता है, क्योंकि यहाँ बाद में ना सूर्य उगेगा। सूर्य जो है पहले इधर उग चुका है, फिर बाद में इधर उगा, तो इधर घटता है, 0 डिग्री से इधर घटेगा। देखिए पहले इधर पॉजिटिव समझिए ना, तो भारत हम बोले कि पृथ्वी घूमती है 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री। अब भारत है 82.5 डिग्री में, हम बोले कि 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। इसका मतलब है कि भारत अगर 82.5 डिग्री में है, 82.5 डिग्री में है, तो गुना 4 करेंगे मिनट में निकालने के लिए, तो 82.5 गुना 4 कीजिए पहले, तो कितना आया 328। आधा डिग्री गुना 4, तो आधा गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना, प्लस 2, यानी कि 330 मिनट को भाग दीजिएगा 60 से, क्योंकि घंटा में निकालना है कितना घंटा आगे है, तो 330 मिनट में आया। मिनट को घंटा में चेंज कीजिएगा न, यानी तो 60 60 120 और 20 240, ठीक है, निकाले हैं, गलत निकाल लिए हैं। 308 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328, ठीक, 330, तो 330 मिनट भागा 60 कीजिए, 6 पंचे 30, हाँ 3 0, ठीक है, 5.5 घंटा, यानी कि मतलब 330 मिनट को, 330 मिनट को किस में, घंटा में चेंज कीजिए, तो 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट न, 3 घंटा में 180 मिनट, 4 घंटा में इसी प्रकार से 240 मिनट, 5 घंटा में 240, 5 घंटा में 300 और फिर 30.5 मिनट इधर बच गया। यानी भारत जो है इस 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आगे है, इसका मतलब कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। अब देखिए भारत भी तो इतना चौड़ा है, भारत का पश्चिमी वाला हिस्सा पूर्वी वाला हिस्सा के बीच पश्चिमी हिस्सा है 68 वाला, और लास्ट वाला हिस्सा 97 वाला। अब बोलेगा कि यहाँ मानेंगे कि यहाँ मानेंगे, अब बोलेंगे कि यहाँ मानेंगे, इसीलिए हम बोले नहीं, ना तो इसको मानेंगे ना इसको, इस दोनों के बीच में ले लेते हैं। क्या, अगर मान लीजिए भारत की चौड़ाई इतना बड़ा है, एक देशांतर यहाँ है, एक देशांतर यहाँ है, तो भारत का देशांतर रेखा मतलब टाइम कहाँ से मानेंगे, तो इसमें भी विवाद हुआ। तो बोला नहीं, भारत का बीचों बीच से गुजार देते हैं। तो 68 डिग्री और 97 डिग्री का बीच, ये दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का फासला है, तो बोला दोनों का बीच से ले लेते हैं, आज पूरा भारत का टाइम यहीं से चलाते हैं, इसीलिए यहाँ का और यहाँ का बीच से ले लिया 82.5 डिग्री लगभग, क्योंकि भारत और यहाँ के बीच की दूरी लगभग 30 डिग्री है। तो हम बोले कि 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 30 डिग्री में लगभग 2 घंटा का फासला है, 2 घंटा का फासला है। इसीलिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम फिर से इसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है, इसीलिए हम धीरे धीरे ले रहे हैं। सीधा समझिए फिर से,
बस देखिए, अब आपको समझ में आ गया 0 डिग्री 1 डिग्री ये सब 22.5 डिग्री तो आप लोग को समझ में आ ही गया। अब भारत का जो स्थिति है ये वाला हिस्सा तो 68 डिग्री में है, ये वाला 97 डिग्री में है। तो टाइम हम कहाँ से निकालें? सूरज इधर पहले उग जाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा में सूर्य पहले उग जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इधर भाग में दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का फासला है। 30 डिग्री मतलब 2 घंटा का फासला है। तब बोलेंगे कि टाइम कहाँ से? तब बोले कि नहीं, बीच से हम टाइम मान लेते हैं, इसके बीच से। तो इन दोनों के बीच फर्क लगभग 30 डिग्री का है ना, 68-97 के बीच लगभग 29 डिग्री कुछ मिनट, तो लगभग 30 डिग्री का फासला है दोनों के बीच में। तो कितना घंटा? 2 घंटा ना, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा हो गया, 2 घंटा अंतर है। इसीलिए भारत के बीचों बीच से, ये बीचों बीच में यहाँ पड़ता है यूपी के इलाहाबाद में एक बड़का घड़ी लगा है, ठीक है। ये स्थिति कहाँ आया? 82.5 डिग्री। इधर से भी 1 घंटा इधर, इधर से भी 1 घंटा इधर, बीचे में मान लिए हम लोग 82.5 डिग्री को। 82.5 डिग्री को ये कहाँ से है? इलाहाबाद से है। इलाहाबाद, वहाँ पे जगह है नैनी, इलाहाबाद के नैनी से इसको मान लिए, ठीक। इसी को कहते हैं भारत का IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय रेखा, यहीं से। तो ये कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से। ये रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा यूपी, उसके बाद हो जाएगा MP, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कितना? 1 2 3 4 5 राज्यों से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए, अभी भी कुछ चीज़ें विवादित है। क्यों? देखिएगा इधर सूर्य उगता है कब? पहले, इधर उगेगा बाद में। मान लीजिए ये दोनों के बीच में 2 घंटा का फासला है। यहाँ 4 बजे सूर्य उगेगा, यहाँ 6 बजे सूर्य उगेगा। टाइम तो हम लोगों का यहाँ इलाहाबाद से चलता है, 82.5 डिग्री से इलाहाबाद से चलता है। अब देखिए, हुआ ये, बोला कि आप 1 घंटा ज़्यादा सूत जाइएगा, इसको बोला कि आप 1 घंटा पहले उठ जाइएगा। हम लोगों का बिहार तो भाई बगले में है, दिल्ली वाला को दिक्कत नहीं है, इधर वाला को और इधर वाला को ज़्यादा दिक्कत है। जो जितना भी इस क्षेत्र में आता है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा होता क्या है, मान लीजिए सूर्य उगा तो 2 घंटा के यहाँ के बीच में 2 घंटा का फासला है। सूर्य यहाँ मान लीजिए 4 बजे उगा, ये लोग चाय पान नाश्ता पानी करके पहले से तैयार है। 9 बजे मान लीजिए ऑफिशियल टाइम 9 बजे, ऑफिस जाना है 9 बजे, 4 बजे सूर्य उग गया, 6 बजे पूरा कड़क धूप हो गया। बाद में 1 घंटा के बाद तब यहाँ इलाहाबाद में आके सूर्य उगा, यहाँ 4 तो यहाँ 5 बजे। मुंबई गुजरात में 6 बजे, यानी ये लोग खा पी के, चाय पी के, नाश्ता वास्ता करके तैयार है, फिर भूख भी लग गया है, ये लोग अभी सुतले हैं क्या। तो बोला देखिए आपको भी 1 घंटा मैनेज करना है, यानी टाइम सूर्य उग गया है यहाँ 5 बजे, यहाँ 4 बजे, यहाँ 6 बजे उगेगा। तो बोला ये 4 बजे सूर्य उगा, बोला आप 1 घंटा ज़्यादा सुतल रही है, 5 बजे आप उठिएगा। इसको बोला आप 6 बजे नहीं, आप भी 5 बजे, आप 1 घंटा पहले उठिए, आप 1 घंटा बाद में उठिए। अब बोला कि आपको एक फ़ायदा मिलेगा, रात में आपको 5 बजे ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगा, शाम में आपका सूर्य उगा हुआ ही रहेगा। यहाँ सूर्य सवेरे डूब जाएगा 4 बजे, यहाँ डूबेगा 6 बजे, समझे। इसीलिए ये विवाद है, ये वाला राज्य कहता है कि नहीं मेरा अलग टाइम बनाइए, हमको ऑफिस में दिक्कत होता है। न हम लोग 4 बजे सूर्य उग जाता है, जग जाते हैं, चाय पान पी के 2 बार खा लेते हैं, तो अब 9 बजे 5 घंटा के बाद ऑफिस जाते हैं, 2 बार भूख लग जाता है। तब हम लोगों का ठीक ठाक है, बिहार यूपी छत्तीसगढ़ इन सब वाले का ठीक चलता है। कहे कि लगभग थोड़ा सा अंतर है 2-4 मिनट का, मतलब 2-4 डिग्री का, तो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए पूर्वोत्तर राज्य वाला कहता है कि हमारा अलग टाइम बना दीजिए, ठीक है। यही सब विवादित चीज़ें हैं। अब शायद आपको टाइम समझ में आ गया होगा। तो भारत का 21 टाइम है, ठीक है। लेकिन इसी पृथ्वी पर देखिए है, ये इसको देखिए रसिया को, हेत्ता दूरी में इसका फर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके यहाँ से यहाँ तक में 11 घंटा का फर्क है। सोचिए यहाँ 11 या 6 घंटा का फर्क है, देशांतरीय स्थिति देखना पड़ेगा।
लगभग 8 या 7 घंटा का फर्क है। यानी यहाँ पे सूर्य उगेगा 1 बजे, तो यहाँ 8-9 घंटा के बाद सूर्य उगेगा। इसलिए रसिया ना अपना 11 गो टाइम जोन रखा है। रसिया जो है अपना 11 टाइम जोन रखा है। ठीक है, 11 टाइम जोन रखा है, क्योंकि बोला कि मतलब एक यहाँ पे बांट दिया, बोला कि तुम लोग अपना काम चलाओ, अपना काम, क्योंकि जी इसका चौड़ाई ज़्यादा है, ये 1 टाइम से चलेगा। ये रखेगा 9 बजे ऑफिशियल टाइम, पता चलेगा यहाँ सूर्य उग गया है 3 बजे और यहाँ शाम में उगा है, तो ये लोग ऑफिस कैसे जाएगा। इसीलिए ये अपना 11 गो टाइम बना के रखा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस के पास है 12, सबसे ज़्यादा फ्रांस के पास टाइम जोन है 12, क्योंकि उसका भूमि बहुत जगह पे है। अमेरिका के पास भी 11 है। अमेरिका का मुख्य भूमि लेंगे तो 6, अब 5 उसका, और कहीं कहीं द्वीप सब है, उसका अलग अलग टाइम चलता है उसका, तो उसका अलग से 5 है। तो अमेरिका का भी 11, रूस का 11, फ्रांस का 12, भारत का 1, ठीक है, भारत का 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से चाइना शायद 4 रखा है। आप सर्च मार के देख लीजिएगा, अब आपको सब समझ में आएगा। अब आप लोग GMT टाइम समझ गए होंगे। ठीक है, GMT टाइम समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें अगर आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पश्चिमी वाला पूर्वी वाला आप लोग निकालिएगा, अब कहाँ क्या दिक्कत होता है फिर हम बता देंगे। अब भारत के बारे में कुछ छूटा नहीं। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई पता ही है आप लोगों को। उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। बाकी कुछ छूटा नहीं, बाकी तो सब चीज़ें हो ही गया। बस यही था आपका सामान्य परिचय, आज क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अच्छा से देखिए, ज़्यादा चिंता नहीं करिए। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आगे भारत का भूगोल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग उकताइएगा नहीं, ठीक है। बस यही टॉपिक थोड़ा सा कठिन लगेगा, कठिन कुछ नहीं है, मानसिक कठिन है। सोचिएगा बैठ के 5 मिनट में, क्लियर हो जाएगा। दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, अच्छे से और बता देंगे। 5-7 मिनट का यही टॉपिक है, वो हम अलग से डाल देंगे, नहीं होगा तो। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।